नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। उम्मीद करता हूं आप लोगों की प्रेपरेशंस बहुत बढ़िया से चल रही होंगी। दोस्तों, अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। आपकी समस्याओं को सुलझाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। तो आज फिर आपके साथ सामान्य ज्ञान के कुछ और सवालों को डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि टैट का जो एग्ज़ाम आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें कि एचपी टैट जो जून 2022 में हुआ है दोस्तों, उसमें सामान्य ज्ञान के जो सवाल हैं उन सवालों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज ये पार्ट 5 आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें कि मैं आपके साथ जो जनरल अवेयरनेस है या जो एनवायरमेंटल साइंस जो स्टडीज़ हैं, आपको जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें एचपीजीके के भी कुछ सवाल रहते हैं। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय ना लेता हुआ दोस्तों, वीडियो में देखते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 121। और आज का पहला सवाल है दोस्तों कि नीरज चोपड़ा जो हाल ही में खबरों में रहे, किस खेल से संबंधित है। आई होप ये सवाल आपको अब तक आ गया होगा। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी भाला फेंक, ऑप्शन सी शूटिंग, ऑप्शन डी भारोत्तोलक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। नीरज चोपड़ा जो है ये भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो जो गेम होती है इससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, भारत में अगर ओलंपिक पदकों की मैं बात करूं, भारत में जो ओलंपिक पदक हैं उन पदकों की बात करूं, अब तक भारत में कुल 10 स्वर्ण पदक है। गोल्ड मेडल है उनकी मैं बात कर रहा हूं। हालांकि जो टोटल पदक है ओलंपिक पदक अपने पास वो 35 है, लेकिन मैं यहाँ पे स्वर्ण पदकों की अगर बात करूं तो भारत में 10 जो गोल्ड मेडल है, इन 10 में से 8 गोल्ड मेडल तो अपने को हॉकी में मिले हैं, और 2 जो स्वर्ण पदक है वो व्यक्तिगत हैं। एक जीता है नीरज चोपड़ा ने और दूसरा जीता है अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में। होपफुली आपको ये सवालों के जवाब आते होंगे। एग्ज़ाम में ये सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर की मूल शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित है। ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी पूर्वा, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन बी जातक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन बी है। जो महावीर की जो मूल शिक्षाएं हैं या जो जैन धर्म के जो धर्म ग्रंथ है दोस्तों, उनको पूर्व या आगम कहते हैं। आगम भी ऑप्शन में लिखा हो सकता है। आगम या जो पूर्व है ये जैन धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं। त्रिपिटक जो है दोस्तों ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है। बौद्ध धर्म से जुड़े धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया महावीर जो है, महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। जो जैन धर्म है दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म की जो स्थापना है या जो पहले जो तीर्थकर हुए उनका नाम है ऋषभदेव। और जो अंतिम जो तीर्थकर जैन धर्म में हुए, जिनको कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता महावीर, उनकी जो शिक्षाएं जिस धर्म में संग्रहित हैं उसका नाम है आगम या फिर पूर्व। जैसे त्रिपिटक जो है मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं जो हैं ये किस धर्म से जुड़ी हैं या किस के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। तो जातक कथाएं जो है वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इस तरह से भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। मैं कई बार आपको कहता हूं कि महात्मा बुद्ध से, महावीर स्वामी से, या जो पर्सनैलिटी होती हैं जैसे स्वामी विवेकानंद हो गया, जैसे राजा राम मोहन राय हो गया, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया, जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें से सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 123 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी हेग, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी मॉस्को। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट जो है दोस्तों, वो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के 6 अंग हैं, जिसमें से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड हेग में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ के जितने भी अंग हैं, या खुद हम यूएनओ का मुख्यालय अगर हमको कहें तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आपको सवाल पूछा जा सकता है टोटल जज इसमें कितने हैं। तो इसमें टोटल जो जजेस होते हैं वो 15 जजेस होते हैं, और एक जज का कार्यकाल यदि पूछा जाए तो एक जज का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। हालांकि दोबारा भी उनको चुना जा सकता है, लेकिन कार्यकाल उनका 9 वर्ष का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। यूएनओ से एग्ज़ाम में सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हमने पिछले वीडियोज़ में ये चीज़ें डिस्कस की हैं। मैं कई बार आपको कहता रहता हूँ, कई चीज़ें मैंने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस की हुई हैं, चाहे वो जेवीटी के लिए बनाया गया हो, चाहे वो टीजीटी के लिए हमने बनाया हो, या फिर कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए हमने कोई वीडियो बनाया है। जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर सामान्य ज्ञान के सवाल वहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। वीडियो अगर आपको लगता होगा कि हमने पुराने वीडियोज़ देखे हैं या इस चीज़ को हमने पुराने वीडियोज़ में देख लिया है, तो आप चीज़ों को जितना बार बार देखेंगे, रेपिटेशन जितना चीज़ों का ज़्यादा करेंगे, उतनी ही अच्छी तरह से वो चीज़ें आपको याद होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, और वो है कि 2022 में फ्रेंच ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है दोस्तों कोको गॉफ, ऑप्शन बी है ईगा स्विटेक, ऑप्शन सी है वीनस विलियम्स, और ऑप्शन डी है पोला बाडोसा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। जो ईगा स्विटेक है दोस्तों, ये पोलैंड की खिलाड़ी है। पोलैंड की खिलाड़ी है, आपको पूछा जा सकता है। और पोलैंड की जो खिलाड़ी है, और ये क्या कहते हैं, जो टेबल टेनिस, माफ़ कीजिएगा, जो टेनिस है दोस्तों, टेनिस, जो फ्रेंच ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, या जो विंबलडन ओपन हो गया, तो ये जो गेम्स हैं ये टेनिस में खेले जाते हैं। तो टेनिस में अभी वर्ल्ड की जो नंबर 1 प्लेयर है वो है ईगा स्विटेक। तो इन्होंने 2022 में जो फ्रेंच ओपन हुआ महिला एकल खिताब में, इन्होंने ये खिताब इन्होंने जीता है। और पुरुषों का यदि पूछा जाए तो पुरुषों को यदि पूछा गया होता तो इसका जो आंसर होता तो वो होता, और पुरुषों का यदि पूछा गया होता तो 2022 में तो ये जीता था राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन से है, स्पेनिश से। हालांकि आपको रिसेंट पूछे जाएंगे, तो अगर आप अभी एग्ज़ाम देने जाइएगा, अभी 1-2 महीने में जैसे आपका एग्ज़ाम है, तो रिसेंट आप ज़रूर देख के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 125 है यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए खार्किव, ऑप्शन बी कीव, ऑप्शन सी ओडेसा, ऑप्शन डी डोनेस्टक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी कीव। आज के हिसाब से रूस की और यूक्रेन की राजधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे आपको मालूम होगा वहाँ पे लड़ाई छिड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों कि कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णानंद स्वामी, ऑप्शन बी बाबा कांशीराम, ऑप्शन सी भज्जूमल, ऑप्शन डी पद्मदेव। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि पहाड़ी गांधी, इनको हम स्याहपोश जर्नैल भी कहते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि पहाड़ी गांधी या जो सीमांत गांधी है, सीमांत गांधी, माफ़ करें दोस्तों, मुझे लगता है ये जो सवाल है ये गलत सवाल है, क्योंकि अगर आपको सवाल पूछा होता पहाड़ी गांधी, तो पहाड़ी गांधी कहा जाता है बाबा कांशीराम को, स्याहपोश जर्नैल जिनको कहा जाता है, और ये उपाधि उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन एक होता है पहाड़ी गांधी और दूसरा है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी जैसे हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश का जो सीमांत गांधी कहा जाता है वो भज्जूमल को कहते हैं। तो अभी आपको सवाल पूछा गया है पहाड़ी सीमांत गांधी, तो मुझे लगता है ये सवाल ही गलत है। तो बाकी ऑप्शंस अगर इसमें हम देखें, ऑप्शन डी को यदि हम ध्यान से देखें दोस्तों, जो पंडित पद्मदेव है, पंडित पद्मदेव जो सुकेत सत्याग्रह हुआ, सुकेत सत्याग्रह हिमाचल प्रदेश में, सुकेत सत्याग्रह 1948 में जो हुआ दोस्तों, इस सुकेत सत्याग्रह का नेता यदि आपसे पूछा है पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव जो है ये कविराज के नाम से कविताएं लिखते थे, कविराज के नाम से कविताएं लिखते थे। सवाल एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। और कृष्णानंद स्वामी जो है दोस्तों, कृष्णानंद स्वामी मुझे लगता है जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी जिसकी स्थापना 1913 में गदर पार्टी की स्थापना जो है सोहन सिंह भाखना और क्या कहते हैं उनको, सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के द्वारा, जो गदर सिंह माफ़ कीजिएगा, जो लाला हरदयाल के द्वारा और सोहन सिंह भाखना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाला हरदयाल जो है दोस्तों, लाला हरदयाल जो है, हरदयाल जिनको कि गदर पार्टी के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं, इन्होंने अपना नाम चेंज करके स्वामी कृष्णानंद रख दिया था। ये मुझे लगता है ये वही सवाल है, फिर भी आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, चेक ज़रूर कीजिए। सो नेक्स्ट देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
प्रदेश की धामी रियासत में प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। जो धामी गोलीकांड है दोस्तों, धामी गोलीकांड ये 16 जुलाई 1939 को हुआ है। अगर आपको सवाल पूछा जाए जो धामी गोलीकांड है, ये जो धामी गोलीकांड हुआ, अगर आपको सवाल पूछा जाए जो क्या कहते हैं धामी आंदोलन जो है, एक आंदोलन हुआ था। धामी जो है शिमला में एक छोटी सी रियासत है, वहाँ पे राजाओं के खिलाफ एक आंदोलन किया गया जिसको हम धामी आंदोलन के नाम से जानते हैं। उस आंदोलन का नेता पूछा जाए दोस्तों तो आंदोलन का नेता है भागमल सौंटा। क्योंकि यहाँ पर गोलियाँ चली थी, राजा ने गोलियाँ चलाने का हुक्म दे दिया था, तो जिसके कारण जो है ये धामी गोलीकांड से प्रसिद्ध हुआ। 16 जुलाई 1939 को ये आंदोलन हुआ। हिमाचल प्रदेश में अगर आपको सवाल पूछा जाए पझौता आंदोलन, तो पझौता आंदोलन 1942 में हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। प्रसिद्ध शूलिनी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी सोलन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, सोलन से संबंधित है शूलिनी देवी का मंदिर जो है सोलन में है। एग्जाम में जाने से पहले मंदिर हिमाचल प्रदेश के ज़रूर देखे जाएँ। क्वेश्चन नंबर 129 है दोस्तों। सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रकाश, ऑप्शन बी राजा रसालू, ऑप्शन सी सुभाष प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो सिरमौर रियासत के संस्थापक थे वो थे राजा रसालू। एक समय ऐसा आया सिरमौर में कि वहाँ पे जो राजा राज कर रहे थे, वहाँ पे सिरमौर में एक समय ऐसा आया कि वहाँ पे नदी में जो सतलुज नदी है उसमें बाढ़ आ गई। माफ़ करें दोस्तों, सतलुज नहीं, गिरी नदी थी शायद, तो उसमें बाढ़ आ गई, तो जिसके कारण जो है रियासत वहाँ पे जो थी पूरी ख़त्म हो गई। उसके बाद वहाँ पे एक राजा हुआ, उसका नाम है सुभंज प्रकाश, तो उसको भी सिरमौर रियासत का संस्थापक माना जा सकता है अगर ऑप्शन में राजा रसालू नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 130 है दोस्तों कि 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी अमर सिंह थापा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1805 में जो दोस्तों इसको हम महल मोरिया का युद्ध कहते हैं। महल मोरिया, आपको यूँ भी पूछा जा सकता है महल मोरिया का युद्ध कब हुआ? तो महल मोरिया का युद्ध हुआ 1805 में। महल मोरिया का युद्ध अमर सिंह थापा वर्सेस जो संसार चंद कांगड़ा के जो राजा थे, संसार चंद और अमर सिंह थापा के बीच में ये युद्ध हुआ 1805 में, जिसमें संसार चंद की हार हो गई और अमर सिंह थापा की जीत हो गई। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि अमर सिंह थापा को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया? तो एक राजा थे बिलासपुर के, उनका नाम था महानचंद। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि महल मोरिया के युद्ध से पहले 1794-95 में संसार चंद ने बिलासपुर रियासत का जो राजा है महानचंद उसको हरा दिया था, और वहाँ पर बिलासपुर में ही क्या कहते हैं राजा संसार चंद ने एक किले का निर्माण किया था जिसको कहते हैं छातीपुर किला। एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि छातीपुर किला कहाँ पे है, तो ध्यान रखें ये बिलासपुर में राजा संसार चंद के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 131, और ये है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी विवेकानंद। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। अगर महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु पूछा होता, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु यदि पूछा होता तो लियो टॉलस्टॉय महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु है। ये भी सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विनोबा भावे से बहुत सारे सवाल बनते हैं दोस्तों। विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। अगर आपको सवाल पूछा जाए पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। अगर सवाल पूछा जाए भूदान आंदोलन जो है किसने चलाया? विनोबा भावे ने। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, मैं कई बार इनके ऊपर बात कर चुका हूँ, पुराने वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132, और क्वेश्चन नंबर 132 है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है दोस्तों, बेहद ज़्यादा। आपको मालूम होगा अभी इसरो में अभी जो हमने एक मिशन चंद्रमा पर भेजा, चंद्रयान 3, तो और वो बहुत कामयाब हुआ, तो इस हिसाब से ये सवाल आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्तमान में ऑप्शन 4 है ए एस किरण कुमार, ऑप्शन बी है दोस्तों के सिवान, ऑप्शन सी है एस सोमनाथ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी एस सोमनाथ जो है ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इससे पहले एस सोमनाथ से पहले इसरो के जो अध्यक्ष थे वो थे के सिवान, जो कि
2022 तक मेरे ख्याल से 2022 या 2022 तक इसरो के अध्यक्ष रहे। और उससे पहले 2018 से मतलब 2015 से 2018 जो है वो एएस किरण कुमार ने इसरो के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इसरो के प्रथम अध्यक्ष आपको पूछा जाए अगर, तो इसरो के जो पहले जो अध्यक्ष है वो है होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगर आपको सवाल पूछा जाए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है, तो इस सवाल का जवाब भी होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस साइंस अगर पूछा जाए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो की स्थापना में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इसरो का हेडक्वार्टर आपको पूछा जा सकता है, तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो बेंगलोर में है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 और क्वेश्चन नंबर 133 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है दोस्तों हम्पी, ऑप्शन बी है कांची, ऑप्शन सी है तालिकोटा, ऑप्शन डी है पानीपत। तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो हम्पी है। और ये जो तालिकोटा है, तालिकोटा में एक युद्ध हुआ 1565 में मुझे लगता है ये युद्ध हुआ। इसको हम तालिकोटा का युद्ध कहते हैं या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी इसको कहा जाता है। और ये जो युद्ध हुआ तो ये युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य तथा दक्षिण के कुछ 3-4 साम्राज्य थे, जिसमें जैसे बीजापुर हो गया, बीदर हो गया, अहमदनगर हो गया और गोलकुंडा हो गया, इनके बीच में ये युद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 134 और क्वेश्चन नंबर 134 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? चेतन भगत, सुशील चंद्र, किरण बेदी, केजरीवाल। इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन सी, किरण बेदी ने किताब लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। किरण बेदी जो है इन्होंने पुडुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो जिस समय ये पुडुचेरी की उपराज्यपाल रही तो उस समय जो वहाँ पे जब ये कार्य कर रही थी तो जो वहाँ पे जो ज़मीन की जो ज़मीनी वास्तविकता है जो इन्होंने काम किया उस पर ये किताब इन्होंने लिखी हुई है। केजरीवाल ने जो किताब लिखी है दोस्तों उस किताब का नाम है स्वराज। ये भी आपको हो सकता है पूछा जाए। चेतन भगत की किताबों पर मैं पिछले वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 और क्वेश्चन नंबर 135 है, पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए फ्लाइंग एंजल, ऑप्शन बी रनर एंजल, ऑप्शन सी माई स्ट्रगल, ऑप्शन डी गोल्डन गर्ल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। पीटी उषा को अगर आपको ध्यान हो, पीटी उषा को हम गोल्डन गर्ल भी कहते हैं। तो गोल्डन गर्ल जो है इनकी किताब है जिसको इन्होंने पीटी उषा ने 1987 में इन्होंने इस किताब को लिखा है। पीटी उषा को हम पायोली एक्सप्रेस भी कहते हैं, ध्यान रखें, पायोली एक्सप्रेस। ये भी आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर आपके लिए बाकी जो रिमेनिंग वीडियोज़ हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन इसके बचते हैं, उसके लिए जल्द ही नया वीडियो लेके आऊँगा और उनको डिस्कस करूँगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों। बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।